जांच होनी चाहिए। दरअसल पौड़ी निवासी राजेश सिंह ने जिले के कुछ अशासकीय विद्यालयों में वित्तीय अनियमितता के साथ ही नियुक्तियों में धांधली की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी। शिक्षा विभाग ने इस मामले की जांच कराने के बाद 4 अक्टूबर 2023 को एसआईटी से जांच कराने की सिफारिश करते हुए इससे जुड़े अभिलेख शासन की भेजे थे। हालांकि शासनीय स्तर से इस प्रकरण में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। चूंकि हमेशा से हमारी पारदर्शिता हमारा संकल्प रहा है और उस ध्येय को लेकर सरकार काम कर रही है। कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की भी अगर इस प्रकार की गलतियां आती हैं, इस प्रकार का जो है कोई भ्रष्टाचार का मामला आता है, तो निश्चित रूप से उसमें जांच होनी चाहिए। ये हम लगातार जांच कर भी रहे हैं और इस पे भी हमने जांच के लिए कहा है। इधर बिनसर वन्य जीव विहार में वनअग्नि को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जांच के आदेश दिए हैं। वन मंत्री ने प्रमुख वन संरक्षक को जांच का जिम्मा सौंपा है और उन्हें 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट को सौंपने के आदेश भी दिए हैं। आपको बताते चले कि इस वनाग्नि की चपेट में आने से 4 वन कर्मचारियों की मौत हो गई थी और 4 गंभीर रूप से झुलस गए थे। वन विभाग को अंदेशा है कि हादसे की वजह फायर बॉल है, जिससे बेहद तेज और अप्रत्याशित तौर पर घटना घटित हुई और वन कर्मचारियों को बचाव कराने के लिए समय नहीं मिल पाया। तो उत्तराखंड में जो आग का मामला है वो काफी विकराल रूप लेने लगा है। आक्रामक वहां पर जो है वो हो गया है। इसको लेकर कुछ चीजें अब आपको बताना चाहेंगे, कुछ आंकड़े भी आपको दिखाना चाहेंगे पिछले कुछ दिनों में कितने घटनाएं सामने आई हैं। तो उत्तराखंड में नियमित रूप से आग लगने के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और लगातार जो है वो आग को जो ये मामले हैं देखने को मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में 5 आग की घटनाएं सामने आई हैं और आग की चपेट में आने से अब तक 10 की मौत हुई है और पिछले ही कुछ दिनों में 4 की मौत हुई है। गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों में 2-2 जगह आग की घटना जो है वो सामने आई है। रिजर्व फॉरेस्ट में एक जगह आग लगने की घटना जो है वो निकलकर सामने आई है। अब तक फायर सीजन में 1242 आग की घटनाएं जो है वो सामने आई हैं फायर सीजन में। तो वहीं 1696.32 हेक्टेयर जंगल को जो है वो आग से नुकसान हुआ है। कुल इतना जंगल इससे प्रभावित हुआ है। अब तक गढ़वाल में 532, कुमाऊं में 598 घटनाएं जो निकलकर सामने आई हैं। रिजर्व फॉरेस्ट में 112 आग लगने की घटनाएं जो है वो हुई हैं। गढ़वाल में 1, कुमाऊं में 9 लोगों की मौत हुई है और कुल मिलाकर 10 लोगों की मौत इस आग की वजह से हुई है। साल 2022 में 2171 आग लगने की घटनाएं, इस वजह से 3416.2 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो प्रभावित हुआ है। वहीं साल 2023 की बात करें तो 718 आग लगने की घटनाएं जो हैं वो हुई थी। 718 घटनाएं 2023 में, इस वजह से 862.41 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो प्रभावित हुआ था। तो कुल मिलाकर ये कुछ आंकड़े हैं और इन आंकड़ों को आपको दिखाना भी जरूरी है कि आखिर उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में जो आग की घटनाएं हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। धू धू कर उत्तराखंड के जंगल जले हैं, इससे वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ है और पूरे क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा है। चलिए, धनराज गर्ग हमारे साथ हमारे संवाददाता इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। धनराज, जो आग लगने की घटनाएं लगातार आ रही हैं, नियमित रूप से आ रही हैं, इस पे कोई रोक नहीं लग रही है, बड़े स्तर पर जो है वो कदम नहीं उठाया जा रहा है। अगर बड़े स्तर पर कोई कदम उठाया भी गया है तो उससे कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। शीतल, बिल्कुल देखिए, आपने सही कहा कि उत्तराखंड के अंदर जो आग की घटना है वो लगातार लगती हुई नजर आ रही है। क्योंकि 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे के अंदर ही लगभग 5 घटनाएं ऐसे सामने आ चुकी हैं कि जहाँ पर आग लगी है। और आप देखिएगा कि लगातार जो है, यदि हम कदम की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए संजीदा है। तमाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार तमाम अधिकारियों को निर्देश देते रहते हैं कि आग पर काबू पाया जाए किसी भी तरीके से। और आप देख रहे होंगे कि पिछले दिनों भी कहीं ना कहीं जो आग की घटना है वो उत्तराखंड के अंदर हुई थी, जिससे बड़े हादसे भी देखने को मिले थे। क्योंकि यदि हम उत्तरकाशी के विंसर की बात करें तो विंसर में 4 लोगों की, वन कर्मियों की मौत हो गई थी जलकर, और इसके साथ ही 4 लोग घायल हुए थे। और अब उस पर कैबिनेट मंत्री जो वन मंत्री हैं सुबोध उनियाल, उन्होंने जांच के निर्देश मुख्य वन संरक्षक को दिए हैं कि वो इसकी जांच करे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो वन मंत्री हैं उनका मानना है कि जो ये घटना हुई थी वो आग का
जो बॉल होती है आग बॉल उससे हुई है, क्योंकि आग बॉल को भी समझना यहाँ पर बहुत जरूरी होगा कि आग बॉल क्या होती है, क्योंकि जब जंगलों में आग लगती है और हवाएं तेज चलती हैं तो उससे एक आग का गोला बन जाता है और उसकी चपेट में कहीं ना कहीं ये सभी लोग वहां पर आए थे जो हम्म। वनकर्मी थे, और उसके कारण ही इनको बचाव का समय नहीं मिल पाया था और इसी कारण ये हादसा हुआ है। लेकिन लेकिन देखिए अभी धनराज, देखिएगा पिछले कि कई आप दिनों से जी जो आग की घटनाएं हैं वो विकराल रूप ले रही हैं, जंगल जो है वो तबाह हो रहे हैं। उसके बावजूद भी आप जो वन रक्षक हैं, वहां पर जो जंगलों की रक्षा करते हैं, आप उनको नहीं बचा पाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है इनके सामने। तो क्या आखिर क्यों इतनी बड़ी लापरवाही जो है वो निकलकर सामने आई है? क्योंकि एक तरफ जंगल को बचाना है, दूसरी तरफ लोगों की सुरक्षा भी है। तो क्या लापरवाही भी देखने को मिली है? क्योंकि अगर लगातार आग की घटनाएं आ रही हैं तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल शीतल, आपने सही कहा है कि यदि ऐसे में आज की घटनाएं आती हैं तो वन कर्मियों की, जो वन सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी हम्म। जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि कहीं ना कहीं वन सुरक्षा कर्मी ही इस पूरे हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो एक हम्म। लापरवाही भी कही जा सकती है या फिर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा ये उत्तराखंड के अंदर देखने को मिला था। लेकिन अब वन मंत्री ने इस पर कहीं ना कहीं जांच के आदेश दिए हैं। अब जांच के बाद जब रिपोर्ट पहुंचेगी तो उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर कौन कौन किसकी लापरवाही से ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कई लोगों को इसमें सस्पेंड भी कर चुके हैं और कई लोगों पर कार्रवाई भी इस हम्म। समय अमल में लाई गई है। लेकिन उसके बावजूद भी अब वन मंत्री ने ये पूरी जांच सौंपी है। जांच के बाद सभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन लोग इसमें लापरवाही रहे और किनके कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं वन कर्मियों के एक जिम्मेदारी भी है कि वो जंगल की सुरक्षा के साथ साथ लोगों की सुरक्षा भी करें। लेकिन ऐसे में जब उन्हीं की सुरक्षा नहीं हो पा रही तो एक बड़ा सवाल जरूर उठता है कि जब वन कर्मी अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हम्म। वो जनता की और वनों की कैसे इस तरीके से सुरक्षा करेंगे। बिल्कुल। और लेकिन देखिए धनराज, ये जो बड़ा जंगलों हादसा में जी धधक रही आग है उससे पर्यावरण पर भी नुकसान और वन्य जीवों पर भी असर पड़ रहा है। पर्यटक बहुत ज्यादा उत्तराखंड में आते हैं, जाहिर सी बात है इनडायरेक्टली उन पर भी असर देखने को मिलेगा। तीर्थ स्थल भी बहुत ज्यादा हैं उत्तराखंड के अंदर, बाकी क्षेत्रों में केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, जो चार धाम यात्रा चलती है। जरूरी नहीं है कि इन आग की घटनाओं से उनमें कहीं ना कहीं ज्यादा प्रभाव पड़े, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। उत्तराखंड पूरे राज्य में इसका प्रभाव पड़ेगा। कितना नुकसान बिल्कुल उठाना पड़ शीतल, सकता आपने है? बिल्कुल शीतल, आपने सही कहा है कि जिस तरीके से उत्तराखंड को एक पर्यटन नगरी कहा जाता है और लगातार आप देखते हैं कि उत्तराखंड के अंदर पर्यटक बढ़ चढ़ कर आते हैं। और हम्म। चाहे हम चार धाम यात्रा की बात करें, क्योंकि इस समय भी चार धाम यात्रा चल रही है और चार धाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं का जो जमावड़ा है वो हम्म। देखने को मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वनाग्नि की घटनाएं हैं इनसे प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अब पर्यावरण देखिएगा कि जब वन जलते हैं तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी नुकसान होता है और इसके साथ ही आप देखिएगा कि वन विभाग की जो संपत्ति है, यानी कि वनों को एक संपत्ति माना गया है और उसका हम्म। भी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ता है। और इसके साथ ही आप देखिएगा कि पर्यटकों को भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से कहा जाए तो उनको भी नुकसान होता है, क्योंकि जब इस तरह की जो पर्यावरण है वो बिगड़ता है तो गर्मी बिल्कुल। आप देखिएगा कि उत्तराखंड के अंदर इस समय भी कहीं ना कहीं 40 से डिग्री सेल्सियस भी पार कर रहा है। तो हम्म। इससे लाजमी है कि कहीं ना कहीं पर्यावरण पर असर पड़ता है, तो उससे जो पर्यटक आने वाले हैं उनको भी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। तो इसके लिए तमाम जो एक अच्छा कदम है, बड़ा कदम है, वो कहीं ना कहीं सरकार को यहाँ पर उठाना होगा। बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं आग की जो घटनाएं हैं, कुछ पहलू हैं जो उत्तराखंड के अंदर सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। आग की घटनाएं तो हैं ही हैं, उसके अलावा नेचुरल डिजास्टर, हालांकि चलो वो तो प्राकृतिक आपदा है, वो उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन क्या उसके लिए कोई प्रारंभिक तैयारियां की जा सकती हैं कि जो बड़ी चीजें हैं उत्तराखंड में उसके लिए पहले ही तैयार रहा जाए, ताकि आने वाले समय में नुकसान ना हो, ज्यादा नुकसान ना हो? तरीके से जब भी बरसात आती है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। हम्म। लेकिन सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि उनको रोकने के लिए, क्योंकि उनको रोका नहीं जा सकता लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। ठीक है। कहीं ना कहीं हम ही कहीं ना कहीं अधिकारियों की बैठक लेते हैं, अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं कि हम्म। जो इस तरह की घटनाएं हैं उनके लिए समय रिस्पॉन्स कम से कम किया जाए। और जो लगातार आपदाएं आती हैं, कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां पर लगातार आप देखेगा कि भूस्खलन के मामले सामने आते हैं या पहाड़ी खसकने के मामले सामने आते हैं। तो हम्म। ऐसी जगहों पर पहले से ही जो तकनीकी मशीनें हैं उनको वहां पर
एक जिम्मेदारी भी दी जाती है अधिकारियों को कि जो ऐसी जगह हैं उनको चिन्हित किया जाए और वहां पर पहले से ही जो तकनीकी मशीनें हैं वो उपलब्ध कराई जाएं, ताकि है। समय रहते वहां पर बचाव कार्य चलाया जा सके और लोगों की जान कम से कम जा सके। यानी कि जीरो टॉलरेंस की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर काम करती है कि जो लोग जाते हैं और ऐसी घटनाओं में मर जाते हैं उनको बचाया जा सके, उनको जान न गंवानी तो पड़े। कुल उसके लिए मिलाकर बड़े लगातार लेवल कहीं ना पे कहीं अब कदम अधिकारियों को उठाने की निर्देश। जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनराज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धनराज हमारे से जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि बड़े स्तर पर अगर सरकार कदम उठाती है तो ही इन घटनाओं को यहां पर विराम लगाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। कांग्रेस ने बद्रीनाथ विधानसभा सीट से लखपत बुटोला को प्रत्याशी बनाया है, जबकि मंगलौर विधानसभा सीट से काजी निजामुद्दीन को उतारा है। कांग्रेस चुनाव मैदान में उनको जगह मिली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने कहा कि 19 जून को मंगलौर में काजी निजामुद्दीन अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे और 21 जून को बद्रीनाथ विधानसभा के लिए लखपत बुटोला अपना नामांकन पर्चा भरने जा रहे हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज अपनी लिस्ट जारी कर दी है। बाई इलेक्शंस में मंगलौर सीट से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी को और बद्रीनाथ सीट से लखपत सिंह बटुला को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने आज घोषित कर दिया है। आदरणीय काजी मोहम्मद निजामुद्दीन जी 19 तारीख को अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और लखपत सिंह बटुला बद्रीनाथ सीट में अपना नॉमिनेशन 21 तारीख। इधर जौनसार बाबर जनजाति क्षेत्र चक्राता के द्वितीय प्रसिद्ध सिद्धपीठ थैना के चालदा बहासु महाराज, जो विगत 2 वर्षों से गणता गांव में प्रवास पर थे, अब विधि विधान के साथ करीब 100 साल बाद शैलीखत के ग्राम दोहा में नवनिर्मित भव्य महल में विराजमान हुए हैं, जहां पर वह 2 वर्ष तक प्रवास करेंगे। गणता प्रवास से दोहा तक इस दिव्य पैदल यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने कदम से कदम मिलाकर कई किलोमीटर की पैदल यात्रा पूर्ण की और चालदा महाराज के आशीर्वाद के पात्र बने। जहां एक और खत बनगांव के लोग चालदा महाराज के गणता प्रवास की समय सीमा समाप्त होने पर मायूस हुए, वहीं महाराज के दोहा प्रवास में पहुंचने पर अथाह उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालुओं के आंखों में बहते आंसुओं की अविरल धारा अपने आराध्य के आगमन और बिछड़ने की कहानी और उनके प्रति गहरी आस्था बयां कर रही थी। महाराज के आगमन से शैलीखत की धरती चालदा महाराज के जयकारों से गूंज उठा। जो है 4 बाई मासूम देवता इनका मूल स्थान हनोल में है। ये चालदा महाराज जो है ये अपने प्रसिद्ध देवता है कि पूरे इलाके में ये प्रवास में रहते हैं। ये अपने भक्तजनों को प्रवास अलग अलग जगहों में अलग अलग मंदिरों में जाकर प्रवास के दौरान अपने दर्शन देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। और सांस्कृतिक रूप से मासू देवता जौनसार बाबर की जो समाज और संस्कृति है उसके बहुत ही अभिन्न अंग है, उनके जन्मदाता है। क्योंकि यहाँ पे जो न्याय प्रणाली है, गांव में अगर किसी का आपस में वाद विवाद हो जाए या कोई चोरी हो जाए या कोई किसी के विरुद्ध कोई गलत कार्य करता है तो कई मसलों में उसका मामला है वो न्यायालय में न जाकर के FIR न करा के श्री मासू देवता के मंदिर में, चालदा महाराज के मंदिर में इसका न्याय होता है। क्योंकि अगर मान लो उदाहरण के लिए किसी पक्ष ने चोरी करी है, अगर वो कसम खाने की मैंने चोरी नहीं की है, इसका नुकसान हुआ है वो उसको छोड़ देता है। क्योंकि उनको विश्वास है कि मासू देवता अगर उसने झूठ बोला होगा तो मासू देवता उसको जरूर दंड देंगे। तो मासू देवता हमारी आस्था के प्रतीक है, हमारे विश्वास के प्रतीक है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के खाद्यान्नों पर आधारित पहली उत्तराखंडी फिल्म मीठी जल्द रिलीज की जाएगी। इस फिल्म में स्थानीय उत्पादों और उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया गया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल सहित विधायक उमेश शर्मा काव सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग व आम जनता इसकी कैंपेन का हिस्सा बन रही है। इस मुहिम की चारों ओर सराहना की जा रही है। मीठी फिल्म का निर्माण कलर्ड चॉकर्स फिल्म एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले किया गया है। 2 घंटे 27 मिनट की इस फिल्म में 160 कलाकारों ने काम किया है, जिनमें से 70% कलाकार नए हैं और फिल्म में स्थानीय युवाओं को भी मंच दिया गया है। अब तक गढ़वाली फिल्म की लॉन्चिंग के लिए मार्केटिंग और प्रमोशन का अभाव नजर आता रहा है, लेकिन कलर्ड चॉकर्स कंपनी का फोकस मीठी फिल्म की मार्केटिंग और प्रमोशन पर रहेगा।
बहुत ही हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड का उत्पन्न ऑर्गेनिक मोटा अनाज जिसको कहते हैं, जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना पहचाना जाता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया और पिछले वर्षों में पूरा वर्ष यूएनओ के द्वारा मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया गया। और जिस प्रकार से इसमें हमारे भाई श्रीमान वैभव गोयल जी ने इसके निर्माता हैं और इसके निर्देशक हमारे बहुत ही यशस्वी आदरणीय कांता प्रसाद जी हैं, और इसमें जो हमारे उत्तराखंड के उत्पाद हैं, कोदा है, जगोरा है, कोणी है, चेंजू है, पटवाड़ी, इस प्रकार की तमाम चीज़ों पर आधारित इस फिल्म को बनाया गया है। और खुशी की बात यह है कि ये जितने उत्पाद हैं, ये हमारे यहाँ जिस प्रकार से जहाँ ये स्वादिष्ट हैं, वहाँ ये औषधीय भी माने जाते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने भी सभी को एक आह्वान किया था कि हम मिलेट्स पर जोर दें, यानी कि जो हमारे इस प्रकार के उत्पाद हैं उस पर हम लोग उसके खान पान पे उसको हम लोग स्वीकार करें। तो बहुत अच्छा है कि हमारी युवा साथी इस प्रकार के काम कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बधाई दे रहा हूँ, बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। इसमें हैशटैग उत्तराखंडी फूड खाकर तो देखो मुहिम चलाई जा रही है। मैं इस मुहिम से भी जुड़ा हूँ और मैं आपसे भी उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब जुड़ेंगे। उत्तराखंड की बात करा, उत्तराखंड की संस्कृति और संस्कारों की बात करा, तो हम तो लगदू छे कि वास्तव में ये बहुत ही हमोदय गौरवपूर्ण बात छे कि आज उत्तराखंड जन देवभूमि में हम लोग रहना छा और हमने जन्म ले। और आज बात करा उत्तराखंड में जो भी चीज़ चाहे मोटा अनाज की बात करा या भोजन की बात करा, तो जो भी हमारे मोटू अनाज होंदो, चाहे वो कोदो हो, चाहे झंगोरो हो, चाहे गत हो, चाहे कंडाली हो, और ये सारी चीज़ अपने आप में एक औषधिपूर्ण छन है। यूँ में तमाम सारी बीमारियों को कटने के यूँ में गुण छन है। अगर यूँ तक हम लोग यूँ को इस्तेमाल कर दा, दाल का रूप में कर दें, क्या भी रूप में कर दा, तो हम मनता लग दो कि हम बिल्कुल औषधि ही हम इस्तेमाल करना चाह। और सबसे बड़ी बात है कि मैं मीठी जो फिल्म बनाना है ना, उनते मैं बहुत आभार व्यक्त कर दूँ कि आज उनका माध्यम से जो हमारे उत्तराखंड को जो पूर्व पहाड़ी भोजन है, वे भोजन को प्रचार प्रसार लेते आप फिल्म बनाना चाह। हमारे जो उत्पाद हैं जिन्हें हम मोटा अनाज भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर अभी फोकस किया था और हमारा बहुत ही अच्छा पौष्टिक आहार उनसे है, पौष्टिक गुण हैं। और मेरा जो ये गोयल साहब ने एक फिल्म बनाई है मीठी माँ का आशीर्वाद, मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ कि उनके द्वारा हमारे उत्तराखंड के मोटे अनाजों को लेकर जो पहल की गई है, निश्चित रूप से खाकर तो देखो, और जब खाओगे तो आप भूल नहीं पाओगे कि हमारे कितने ऊर्जावर्धक भी। 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है और 21 जून को होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व योग दिवस कार्यक्रम के संयोजक राजेंद्र बिष्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के 193 देशों में मनाया जाता है, जिसको लेकर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भर में भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने सभी राज्यों के साथ वर्चुअल बैठक भी की है, जिसमें प्रदेश मुख्यालय से लेकर प्रदेश के मंडल स्तर तक योग दिवस की तैयारी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके आधार पर अब प्रदेश स्तर पर बनाई गई समिति के द्वारा मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को योग दिवस में कैसे जन सहभागिता के आधार पर अधिक से अधिक लोगों के साथ योग दिवस मनाया जाएगा, इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आज तक पूरे विश्व के अंदर किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है कि अपनी जनता के बीच पर या अपने
प्रदेशवासियों के साथ, अपने देशवासियों के साथ लगातार प्रत्येक माह संवाद करने का अगर श्रेय प्राप्त हुआ है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हुआ है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। आज तक विश्व के किसी भी राजनेता को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने लगातार 110वां एपिसोड अभी तक हम कर चुके थे, क्योंकि आचार संहिता बीच में आ गई थी, तो इसके कारण अब 30 जून को 111वां एपिसोड होने वाला है। उसकी तैयारियां हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी कर रहे हैं और अपने प्रदेश स्तर पर भी कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से लगभग 108 एपिसोड को लगातार मैंने देखा है। और जिस प्रकार की हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, यहाँ पर कनेक्टिविटी भी कम है और इंटरनेट की भी परेशानी है, लेकिन हम पूरे देश के अंदर भी दूसरे या तीसरे नंबर पर लगातार रहे हैं और एक माह में तो हम पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान पर भी रहे हैं। ये चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।